नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और अगले एक घंटे तक हम आपके सामने तमाम खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। अगले 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाएंगे कि पूरे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की। तो पहाड़ से लेकर पठार और मैदान से लेकर रेगिस्तान में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। गया के एक झरने में नहाने गई 6 बच्चियां पानी की धार में फंस गईं। अचानक आए पानी की वजह से यहां हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें बचाया। गया के लंगुराही पहाड़ के झरने में बच्चे बेफिक्र होकर नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन झरने में अचानक पानी आ गया और इसके बाद हाहाकार मच गया। 6 बच्चियां झरने के तेज प्रवाह में बह गईं। बच्चियों को बहता देख ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और झरने में कूद गए। राहत की बात यह है कि सैलाब में फंसी सभी बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि चट्टान से टकराने की वजह से एक बच्ची जख्मी हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को बड़ी संख्या में लोग झरने में नहाने गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब झरने में इतना पानी आ गया। घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद लंगुराही जलप्रपात में पर्यटकों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मानसून के दौरान लोगों को जलप्रपात और नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। ये खबर जम्मू कश्मीर से है। यहां पर चिनाब नदी बेकाबू हो चुकी है। इसका जलस्तर बढ़ने के बाद सलाला डैम को खोलना पड़ा है। गेट खोलने के बाद प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट किया है। इस गेट को इसलिए खोला गया ताकि पानी के दबाव को कम किया जा सके और निचले इलाकों को सैलाब की संभावना से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदियों के साथ डैम भी बेकाबू हो रहे हैं। चिनाब नदी का जलस्तर जब खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा तो सलाल डैम के कई गेट एक साथ खोल दिए गए। ये उफान उसी सलाल डैम का है जिसमें जरूरत से ज्यादा पानी भर चुका है और अब उसे रास्ता दिया जा रहा है। सलाल डैम के गेट इसलिए खोलने पड़े ताकि बारिश से बढ़ रहे खतरे को कम किया जा सके। बताया भी जा रहा है कि इससे निचले इलाकों में बाढ़ का जोखिम कम किया जा सकता है। हालांकि सलाल डैम में जल भंडारण की क्षमता सीमित है, इसलिए इसमें तभी उफान आता है जब मूसलाधार बारिश होती है और डैम को खोला जाता है। सलाल डैम में भारी मात्रा में सिल्ट जमा है। यही वजह है कि बारिश होते ही इसका जलस्तर बढ़ जाता है और इसके गेट खोलने पड़ते हैं। इस डैम में चिनाब नदी से पानी आता है। इस डैम से 690 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। आधे हिंदुस्तान में बारिश का कोहराम है। इस हाहाकार के बीच कुछ लोग ऐसी हरकत करते नजर आ रहे हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। कुछ लोग सैलाब को चुनौती दे रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट देखिए। बारिश के मौसम में नदियां उफान पर है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी जल्दी है कि वो सैलाब से पंगा ले रहे हैं। राजस्थान के सिरोही से आया ये वीडियो कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहा है। नाले में पानी भरा था, उसे पार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद एक कार ड्राइवर ने हिमाकत की और कार को नाले में उतार दिया। फिर क्या था, नाले में इतना पानी था कि उसकी कार बहने लगी। जब आफत सिर पर आई तो ड्राइवर को होश आया। अपनी जान बचाने के लिए वो कार की छत पर चढ़ गया। जब आसपास के लोगों की उस पर नजर पड़ी तो आनन फानन में उसे बचाने का काम शुरू किया गया। लोगों ने नाले में रस्सी फेंकी, जिसके सहारे उसे सैलाब की जद से बाहर निकाला गया। ये घटना सिरोही के बावली गांव की है, जहां कार चालक अपनी स्विफ्ट कार के साथ नाले में उतर गया और मुसीबत में फंस गया। अब राजस्थान के बाद उत्तराखंड से खबर। यहां पर जगह जगह प्रलय जैसे हालात हैं। बादल फटने के बाद नदियों में जबरदस्त उफान है। उत्तरकाशी के मोरी में एक युवक ने कुदरत से टकराने की कोशिश की और फंस गया। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। ये कुदरत को आंख दिखाने की सजा है। ये सैलाब से टकराने का नतीजा है। एक युवक अपनी कार की छत पर फंसा है और चारों तरफ उफनती धारा है। ऐसी धारा जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उत्तरकाशी के मोरी में एक युवक ने जानबूझकर अपनी कार नदी में उतार दी। उसके बाद नदी के वेग में ही फंस गया।
रुपिन नदी में फंसे इस युवक को आसपास के लोगों ने किसी तरह बचा लिया। उत्तरकाशी के पुरोला से आए इस तस्वीर को देखिए। लोगों के मकान और दुकान में पानी भर चुका है। नदियों से पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अब लोग खुद घर का पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। ये स्टेडियम रोड का हाल है, जैसा आप देख रहे हैं। ये पूरी स्टेडियम रोड लबालब नदी का रूप ले रखा है। तो इसलिए ऐसा है कि सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास का ध्यान रखें। उत्तराखंड के लिए मानसून दोहरी मुसीबत लेकर आता है। यहां बारिश की वजह से नदियों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबे का अंबार लग जाता है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता किशोर रावत की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड में 3 जुलाई तक आसमान से राहत नहीं मिलने वाली है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत डबल हो गई है। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। तो गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रहा है। इसके अलावा अलकनंदा भी नदी उफान पर है। ये सामने सौंग नदी है और ये काफी, इस वक्त अगर इसकी बात करें तो इसके जल स्तर में काफी प्रवाह है और ये काफी बड़ा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का जो प्रवाह है वो अब काफी डरावने वाला है। जमीन खिसकने की वजह से सड़कों पर जगह जगह मलबा जमा है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रशासन की कोशिश है कि सड़कों पर जमा मलबे को हटाया जा सके ताकि यातायात बहाल हो। तो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर सड़कें बाधित है, लैंडस्लाइड हुए हैं और उनको खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम देहरादून के मालदेवता वाले क्षेत्र में है। यहाँ से आगे सौंग नदी डैम बनाया जा रहा है और इस वक्त तमाम जो रास्ते हैं वो बंद है और उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आसमानी आफत का ऐसा कहर है कि सारी नदियां जबरदस्त उफान पर हैं। हरिद्वार में भी उफनती गंगा ने सबको डरा दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो से राहुल कुमार की ये रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त अभी गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल से काफी नीचे आया हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो मैदानी क्षेत्रों में लोगों को समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो समीपवर्ती गांव और क्षेत्र हैं उनसे लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जहां तक हरिद्वार के यात्रियों की बात करें तो गंगा के घाटों पर जो लोग यात्री स्नान करते हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने कल रात से गंगा के जल स्तर को कम कर दिया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी पुलिस और एनडीआरएफ और सभी प्रशासन से जुड़ी हुई संस्थाएं तैनात हैं। लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान उत्तर प्रदेश तक लगातार चल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल या उत्तराखंड, हर जगह से बाढ़ बारिश की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ का पानी सड़कों पर उतर आया। कोटद्वार में पानी की मनमानी के बाद हालात कैसे बदतर हो गए, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। बाढ़ में डूबी सड़कें, पानी की तेज धार को पार करने की कोशिश करती गाड़ियां और बाइक और जान जोखिम में डालकर नदियां पार करते लोग। कोटद्वार में आसमानी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कोटद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोटद्वार से नजीबाबाद को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 534 बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ जाफराबाद के पास बनी एक पुलिया तेज बहाव में बह गई, जिससे कोटद्वार का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। और पुलिया टूटने के बाद यहाँ कैसे हालात हैं आप खुद ही देख लीजिए। लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। कई बसें और गाड़ियां सैलाब में फंसी हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर के पीछे कार को बांधकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं, तो कहीं कार को ट्रैक्टर पर चढ़ाकर पुलिया पार की जा रही है। बाइक पानी में डूबी है और बाइक सवार कई फीट भरे पानी में बाइक को धकेलते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब से निकलने की कोशिश में है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ आवाजाही कितनी जोखिम भरी और जानलेवा हो गई है। पहाड़ों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ का पानी सड़कों पर उतर आया है। पानी सड़कों पर आया तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया और हाहाकार मच गया। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। हिमाचल की सड़कों पर फ्लैश फ्लड का कोहराम मचा है।
कई जगह बादल फटे हैं, जिसका पानी रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है। धर्मशाला की सड़कों पर कुदरत का कोहराम मचा है। सड़क, नदी, नालों और नदियों में उफान है। पानी का वेग ऐसा है कि जो कुछ सामने आ रहा है पानी में समा रहा है। हिमाचल के कांगड़ा से कुल्लू तक कोहराम मचा है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के कई जिलों के स्कूल बंद है। शिमला के रामपुर में बादल से हाहाकार मचा है। यहाँ सिक्कासरी नाला में बादल फटा और अपने साथ घर और कई जानवर बहा ले गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें, पुल और घरों को नुकसान पहुंचा है। पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही बादल फटने से मची है, जिसमें अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। कांगड़ा और कुल्लू में फ्लैश फ्लड की वजह से 7 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के भट्टा कुफर इलाके में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए पूरी तस्वीर। और ये तस्वीरें भट्टा फुकर इलाके की उसी इमारत की हैं जो अचानक भरभरा कर गिर गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी बारिश के कारण जमीन में कटाव हुआ, जिसके चलते ये 5 मंजिला इमारत पलक झपकते ही ढह गई। जैसे ही ये 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, इमारत का मलबा दूर दूर तक फैल गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने पहले ही एहतियातन इमारत को खाली करा लिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 4 लेन निर्माण के कारण मकानों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन इलाके में अभी भी कई मकानों पर खतरा बना हुआ है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। और मानसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है और थोड़ी देर की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और दावों की पोल खोल कर रख दी। रिपोर्ट देखिए। और भारी बारिश के बाद अलीगढ़ की सड़कें लबालब हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद अलीगढ़ के कई इलाकों में पानी भर गया। रामघाट रोड, मैरिस रोड समेत शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी दिखाई दिया। इसकी वजह से लोगों को इधर उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झमाझम बारिश के बाद कई सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार दिखाई दी, तो कई इलाकों में वाहन रेंगते हुए भी नजर आए। अलीगढ़ के बाजार भी इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल दिखे। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। बाजार में जहां तक देखो पानी ही पानी दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा। अब बात राजधानी दिल्ली की। यहां भी बारिश के बाद लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश और तेज आंधी की वजह से दिल्ली के शेख सराय में फेज 2 में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर खड़ी एक कार पर गिर गया, जिसके बाद कार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई और सड़क पर जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी भी हुई। और राजधानी दिल्ली में बारिश और आंधी के बाद हुए हादसों की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पेड़ के गिरने के बाद सड़क पर खड़ी कार मलबे में तब्दील दिखाई दी। घटना दक्षिण दिल्ली के शेख सराय फेज 2 इलाके में हुई, जहां शहीद भगत सिंह कॉलेज के सामने एक विशाल पेड़ अचानक उखड़कर सड़क पर खड़ी एक कार पर जा गिरा, जिसके बाद कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा तेज हवाओं या पेड़ों की जड़ें कमजोर होने की वजह से हुआ। बीच सड़क पर कार पर पेड़ गिरने के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने पर दिल्ली प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का काम शुरू किया और क्रेन की मदद से काफी देर की मशक्कत के बाद रास्ते से पेड़ को हटाया गया और सड़क पर यातायात बहाल किया गया।
ओडिशा में आसमानी आफत लोगों की परेशानी बढ़ाने को तैयार है। बालासोर और मयूरभंज में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियां उफान पर हैं, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और हजारों लोग आसमानी आफत से प्रभावित हुए हैं। और इसकी वजह भारी बारिश के बाद ओडिशा की नदियों में उफान है। बालासोर में सुवर्ण रेखा और बुधबलंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। राजघाट में सुवर्ण रेखा नदी 8.41 मीटर पर है, जो 10.36 मीटर के खतरे के निशान से कुछ ही कम है। वहीं गोविंदपुर में बुधबलंगा नदी 6.94 मीटर पर बह रही है। वहीं भोगराई और बलियापाल जैसे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओडिशा सरकार ने बालासोर जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। कलेक्टर को निचले इलाकों से लोगों को तुरंत निकालने और राहत अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं और इसमें कई राहत बचाव टीमों को लगाया गया है। बालासोर में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ से लेकर पठार तक कुदरत का कोहराम जारी है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। ताजा हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने झारखंड के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीर बता रही है कि पानी का वेग शहरों के अंदर समा रहा है। लोगों के घरों के अंदर और बाहर सैलाब का कब्जा है। नई और आधुनिक सरकारी इमारतें पानी में डूब रही हैं। रांची के आसपास की नदियों में उफान है। पुल पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। सड़कों का भी वही हाल है। हर तरफ जल जमाव नजर आ रहा है और इसी मुसीबत से होकर लोग रोजमर्रा के काम में लगे हैं। पठारी इलाका होने की वजह से झारखंड में ज्यादातर हादसे आसमानी बिजली गिरने से होती है। लिहाजा प्रशासन ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। झारखंड में 3 जुलाई तक यूं बारिश के आसार है, जिसकी वजह से दर्जन भर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जुलाई तक पूरे राज्य में वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी है। तो चलिए अब आपको डिटेल में जो हिंदुस्तान में जो आसमानी आफत बरस रही है वो कहां पर बरस रही है और कैसे हालात बन रहे हैं, ये हम आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अगले 7 दिन कहां सावधान रहने के लिए कहा गया है मौसम विभाग ने। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से जिले हैं ये जानिए। दरअसल उत्तर पश्चिम में आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सावधान रहने के लिए कहा गया है। देखिए यहां पर क्या है, इन प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके अलावा जल भराव की भी संभावना है। साथ ही मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। और देखिए छत्तीसगढ़ में भारी बारिश है तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में मध्यम बारिश की आशंका है और बारिश के साथ तेज हवाएं भी हो सकती हैं, ये भी मौसम विभाग का अनुमान है। अगर पूर्वी भारत की बात करेंगे तो झारखंड, उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार बारिश की संभावना है। और साथ ही आपको बता दें कि अब बात पश्चिमी भारत की करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है और यहाँ पर तेज हवाएं भी चलने वाली हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। और महाराष्ट्र के बाद आप देखिए कि मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी, यानी बिजली भी गिर सकती है, ये भी कहा गया है। जल भराव की भी चेतावनी है यहाँ पर, तो आपको सड़क पर चलते वक्त बहुत ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो अंजित, दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का ये अनुमान है। विकास, तो यहाँ पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया हुआ है दक्षिण भारत के लिए। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप एनडीटीवी पर नजर रखिए। घर से निकलने से पहले आप एनडीटीवी देखिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके राज्य में, आपके जिले में कहां बारिश का कहर बरपने वाला है। बिल्कुल, आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से अजब गजब कारनामों की तस्वीरें आती रहती हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई है, जब रेलवे ट्रैक को वहां के लोगों ने हाईवे बना डाला। रिपोर्ट देखिए। ऐसी तस्वीर आपने पहले शायद ही देखी हो सकता है आपको आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन ये सच्ची और असली तस्वीर है। वाकई यहाँ रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय बाइक दौड़ रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर से सामने आई है, जहां रेलवे ट्रैक वाली पटरी को लोगों ने हाईवे बना डाला। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
जो सवाल आपके मन में है वही सवाल हमारे मन में भी है। आखिर लोगों ने रेलवे ट्रैक पर मोटरसाइकिल क्यों दौड़ा दी, तो जानिए आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे आदिवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसी वजह से श्योपुर माधोपुर हाईवे में सलापुरा पुलिया पर लंबा जाम लग गया। लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी तो लोगों ने ये वैकल्पिक रास्ता अपनाया, जो किसी खतरे से कम नहीं। अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान भारी हंगामा हुआ। दरअसल क्रिकेट मैच के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के एमएलसी अरुण पाठक और एक आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। फिर मौके पर पूरा का पूरा माहौल गर्म हो गया। आखिर क्यों बहस हुई एक विधायक और एक आईपीएस अधिकारी के बीच, देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। डील क्या डील किया दुरुस्त मत करिए मैम, क्या डील किया तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, ये मत करिएगा दोबारा। विधायक जी का डील डील और डील शब्द का रट्टा और पूरा माहौल हो गया खट्टा। तीखी बहसबाजी का ये वीडियो कानपुर का है। एक तरफ बीजेपी विधायक अरुण पाठक अपने लाव लश्कर के साथ है, तो दूसरी तरफ कानपुर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा है। दरअसल क्रिकेट मैच के दौरान विधायक जी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों को हथियार के साथ जाने से पुलिस ने रोक दिया। इसी बात को लेकर विधायक जी पुलिस वालों से भिड़ गए। बहस के दौरान आईपीएस अफसर अंजलि सिंह कूद पड़ी और उनके जुबान से निकला, मैं डील करती हूँ। बस विधायक जी के जुबान पर डील शब्द अटक गया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पहलगाम हमले के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता तैयारी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की निगरानी बढ़ा दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर सीआरपीएफ की टीम, भारी सुरक्षा, कड़ी निगरानी, बड़ी तैयारी, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस का पुख्ता इंतजाम। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उसकी तैयारी साफ साफ दिख रही है। ये वीडियो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां तीर्थ यात्रियों के जत्थे का ट्रायल रन आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सीआरपीएफ की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रद्धालुओं के आने जाने का मेन रास्ता है, इस पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों जैसे उधमपुर सेक्टर पर सुरक्षा बढ़ाते हुए हाईवे पर पेट्रोलिंग को मजबूत किया गया है। इसके अलावा 9 डॉग स्क्वाड यूनिट को भी निगरानी में लगाया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के पहले जत्थे को 2 जुलाई को जम्मू के आधार शिविर से रवाना किया जाएगा। भीषण आग से तेलंगाना का मेडक जिला, उसमें हाहाकार मच गई। एक केमिकल फैक्ट्री जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल। नीचे भीषण आग, आसमान में काले धुएं का गुबार और एक दर्दनाक हादसा जो कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर गया। भीषण अग्निकांड की तस्वीरें मेडक इलाके की हैं। यहाँ पश्मीना नाम इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। यह आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया और केमिकल फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी के साथ फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा कि धमाके के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस भीषण आग को काबू में करने की कोशिश करती नजर आई। इस दर्दनाक आग हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 10 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा मजदूर अभी भी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रेल यात्रियों से जुड़ी हुई। ये खबर रेलवे की ओर से है और खबर आपके लिए भी बेहद जरूरी है। जुलाई यानी कल से रेलवे अपने किराए में बदलाव करने जा रहा है और ये बदलाव बहुत बड़े हैं। रेलवे का नया टैरिफ कल से लागू हो जाएगा पूरी तरीके से और इसमें जो बदलाव हो रहा है वो भी आइए आपको बताते हैं। वैसे विकास, आप ट्रेन से यात्रा करते हैं?
बिल्कुल फ्रिक्वेंट यात्रा करते हैं हम, तो अपने शहर ग्वालियर जाते हैं तो 3 घंटे में ट्रेन पहुंचा देती है। तो ये नियम तो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उन करोड़ों दर्शकों को भी देखना चाहिए, क्योंकि कल से रेलवे का किराया बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए 1 जुलाई से किराया बढ़ने जा रहा है, तो नॉन एसी, मेल, एक्सप्रेस इन सभी पर, एसी, नॉन एसी, मेल नहीं, एसी नहीं है, नॉन एसी, मेल और एक्सप्रेस प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त किराया लगाया जाएगा। यानी कि आप 100 किलोमीटर चलेंगे इन ट्रेन से तो आपके किराए में 1 रुपए की वृद्धि होगी। एसी क्लास प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि होगी। अगर आप एसी में सफर करते हैं तो प्रति किलोमीटर विकास आपको 2 रुपए ज्यादा देना। जब आप 100 किलोमीटर चलेंगे तब इस पर 2 रुपए की वृद्धि हो जाएगी आपके टिकट के अमाउंट में। और सामान्य द्वितीय श्रेणी क्या कह रही है जी? सामान्य द्वितीय श्रेणी ये कहती है कि 500 किलोमीटर तक यात्रा में कोई वृद्धि नहीं है, और 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आप बताइए कितना अधिक चार्ज लग रहा है। देखिए ये भी नियम आ गया है, 100 किलोमीटर पर लागू ही नहीं है, ये सीधे 500 किलोमीटर पर ही लागू है। सामान्य द्वितीय श्रेणी पर 500 किलोमीटर में 500 किलोमीटर से ऊपर पर वृद्धि है, यानी कि 500 किलोमीटर से ऊपर चलते हैं तो प्रति किलोमीटर 50 पैसे ही इस पर अतिरिक्त पड़ेंगे। और उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट पर कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आपके पास अगर किसी तरीके का पास है या आप अपने शहर में यात्रा करते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके अलावा देखिए 1 जुलाई 2025 से कुछ और बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव है अंजीत? सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो चार्ट बनता था वो 4 घंटे पहले बनता था विकास, लेकिन ये दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि रेल मंत्री ने फैसला लिया है कि वो 8 घंटे चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप 8 घंटे पहले ये देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, जो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही में बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते थे कि 4 घंटे पहले अचानक से उनको पता चला कि उनका चार्ट कंफर्म नहीं है, अब कैसे यात्रा करेंगे, 12 घंटे की यात्रा पर जाना था, अगली ट्रेन कौन सी पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, ये बड़ा संकट होता था। तो इससे बड़ा राहत मिलेगा। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल, और टिकट एजेंट्स तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक एजेंट्स को टिकट बुक करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। ये शायद पहले से ही भी थी और उस पर भी फिर से इस नियम को लागू कर दिया गया, आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 1 जुलाई से तत्काल टिकट की परमिशन सिर्फ उन्हीं IRCTC अकाउंट होल्डर्स को मिलेगी जो अपने अकाउंट को आधार नंबर से ऑथेंटिकेट करा चुके होंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के अनेक हिस्सों में हर रोज किसी न किसी हादसे की खबरें आती रहती हैं। हादसे की एक दिल दहला देने वाली घटना अब उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई है। यहाँ सड़क पर पैदल जा रही एक लड़की को कार ने दर्दनाक तरीके से कुचल दिया। कार की चपेट में आने के बाद लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। और लड़की के साथ हुआ दर्दनाक हादसे की ये घटना सड़क पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये दर्दनाक हादसा रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में हुआ। हादसे के CCTV वीडियो में दिखाई दिया कि बारिश में एक लड़की सड़क पर छाता लेकर पैदल जा रही है। इसी दौरान मोड़ पर एक कार आई और लड़की को टक्कर मार दी। CCTV वीडियो को देखकर पहले ऐसा लगा कि कार लड़की के आगे रुक जाएगी, लेकिन अचानक से कार ने स्पीड पकड़ी और लड़की को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक लड़की की शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और कार के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आजकल लोग अपनी जान को खतरे में कैसे डालते हैं, इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। जहां ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान एक शख्स की जान आफत में आ गई और वो मरते मरते बचा है। और शख्स का ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते हुए स्टंट करता नजर आया। वायरल वीडियो शाहजहांपुर के कांठ थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक खेत में ट्रैक्टर चलाता हुआ दिखाई दिया। युवक ने पहले ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में बैक किया और फिर आगे वाला गियर डालकर ट्रैक्टर के दोनों अगले पहियों को हवा में उठा दिया। करीब 10 सेकंड तक ट्रैक्टर के पहिए हवा में रहे। इसके बाद युवक ट्रैक्टर पर काबू नहीं रख पाया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से ट्रैक्टर पलट गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही ट्रैक्टर पलटने लगा, युवक ट्रैक्टर से कूद गया और उसकी जान बच गई। इस जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले का संज्ञान ले रही है और स्टंटबाज ट्रैक्टर के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।
और ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कल से आपके लिए कुछ नियम बदल रहे हैं, और अगर आप कार चलाते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और देखनी क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली में सख्त नियम लागू होने जा रहा है। वो नियम क्या है और दिल्ली में कितनी पुरानी गाड़ी के लिए मुश्किल आने वाली है, हम आपके सामने पूरा डिटेल रखेंगे। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो बिल्कुल आपको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी जब्त हो सकती है आपकी। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलने वाला है अगर आप गाड़ी पुरानी लेके जा रहे हैं, और गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। और ये बात सिर्फ डीजल की नहीं है, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी भी है और वो भी अगर 15 साल पुरानी है तब भी आपको ईंधन नहीं मिलेगा। गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। सड़क पर इन गाड़ियों के चलने पर पाबंदी है। नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे जगह जगह लगा दिए गए हैं। जो पेट्रोल पंप पर ये कैमरे और ज्यादा सख्ती से लागू किए गए हैं। और कैमरे आपकी गाड़ी की उम्र जान जाएंगे। बाहर की गाड़ियों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी छूट नहीं है। ये जो गाड़ियों को भी छूट है वो दिल्ली में नहीं है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा अभियान प्रदूषण के खिलाफ भी है, इसीलिए पंप पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि गाड़ी को फौरन पहचाने और प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम जो सरकार चला रही है उससे कम से कम लोगों को राहत मिल सके। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला एक अभी पेंडिंग है, जिसमें मांग की गई है कि अगर गाड़ी की फिटनेस ठीक है तो उसको चलने की इजाजत दी जाए। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के अलावा चीन में भी बारिश का कहर है। यहाँ गुआंशी सहित कई इलाकों में बड़ी तबाही मची है। बाढ़ और बारिश की वजह से हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच गुआंशी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक किसान ने अपने ड्रोन से युवक की जान बचा ली। चीन में भी बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाब आ चुका है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वीडियो गुआंशी का है, जहां एक युवती ढहती हुई छत पर फंस गई। उसके बाद उसे इस मामूली से दिखने वाले ड्रोन ने बचा लिया। ड्रोन में लटका ये युवक अपने 2 मंजिला घर की छत पर फंस गया था, जो पानी की तेज बहाव में बहने वाला था। इसके बाद इसके पड़ोसी ने अपने कृषि ड्रोन से इसकी जान बचा ली। युवक जब आसमान में ड्रोन के सहारे झूल रहा था तो कुछ लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। इस ड्रोन का आमतौर पर कीटनाशक छिड़काव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब मुसीबत सामने आई तो तकनीक ने इंसान की जान भी बचा ली। इस युवक को बचाने के लिए पहले उससे फोन किया गया, उसके बाद उसके लिए ड्रोन भेजा गया और उसे सही सलामत बचा लिया गया। चीन में इस समय गुआंशी, यूनान, गुइझोउ और हैनान की 13 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों के आसपास रहने वाले 80,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। उधर ईरान के एक शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। फतवे में इन दोनों को इस्लाम का दुश्मन बताया गया है और कहा गया है कि जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर या धार्मिक नेताओं की हत्या की योजना बनाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के प्रमुख शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासेर माकरेम शिराजी ने फतवे में कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू अल्लाह के दुश्मन हैं। दोनों को मुहरेब यानी युद्ध भड़काने वाला कहा गया है। फतवा में कहा गया है कि जो सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी देगा उसे इस्लामिक कानून के तहत सजा दी जाएगी। फतवे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी का जिक्र करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ ताकत के साथ जवाब दे। शिराजी ने कहा कि जो भी वैश्विक इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के लिए खतरा बनेगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फतवे के जरिए ईरान ने क्षेत्रीय संघर्ष को इस्लामिक संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश की है ताकि दुनिया को संदेश जाए कि इजराइल और अमेरिका विश्व शांति के लिए घातक हैं। मानवता के ऐसे दुश्मन मौलवियों को सबसे पहले जेल आजीवन के लिए डाल देना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने चेतावनी जारी की है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर सकता है। और यह खबर ऐसे समय पर आई है जब ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल और अमेरिका दावा कर रहे थे कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बरसाने के बाद अमेरिका ने दावा किया था
कि इन हमलों में ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब IAEA और संयुक्त राष्ट्र फिर से आगाह कर रहे हैं कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। IAEA ने अपनी चेतावनी में कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता है। ईरान अपने यूरेनियम भंडार कहीं और ट्रांसफर कर चुका है और कुछ महीनों में हथियार और ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। UN और IAEA की ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने भी कहा है कि ईरान पर हमले के बाद उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को महज कुछ महीने ही पीछे धकेला गया है। इस रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने फेक रिपोर्ट बताया था। अब UN ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अमेरिका के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। चलिए अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। और अंजीत, ये खबर आपको भी शायद पसंद आएगी। बिल्कुल, और क्यों पसंद आएगी ये बाद में बताएंगे आपको। लेकिन RBI ने अपने कामकाज और भूमिकाओं को जनता के सामने लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसमें बताया गया है कि साल 1991 के बाद से RBI में आर्थिक संकट के बाद सोने का भंडार कई गुना बढ़ गया है और वर्तमान में ये करीब 870 टन पहुंच गया है। आपको बता दें, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत अभी भी सोने की चिड़िया है। आपको जानना चाहिए कि दुनिया के टॉप 10 देश कौन से हैं जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड की होल्डिंग है और उसमें भारत कहां खड़ा है। तो आइए उन देशों का नाम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका के पास 8,133 टन सोने का भंडार है। और जर्मनी की बात करें तो 3,351 टन सोना उनके पास है। इटली की बात कर ले तो 2,451 टन इटली के पास सोने का भंडार है। फ्रांस में अगर बात करें 2,437 टन उनके पास सोना है। और रूस के पास 2,332 टन सोने की होल्डिंग है। और चीन की अगर बात करें तो 2,279 टन सोने की होल्डिंग चाइना के पास है। स्विट्जरलैंड की बात कर ले तो 1,039 टन सोने की होल्डिंग इसके पास है। जापान की अगर बात करें तो 850 टन उनके पास सोने की होल्डिंग है। नीदरलैंड की बात कर ले तो 612 टन सोने की होल्डिंग है इसके पास। और देखिए, पोलैंड में 448 टन सोना मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे टॉप 10 देशों में तो भारत की होल्डिंग है ही नहीं, कहीं 847 टन है, तो ये कहां से पीछे रह गई। जबकि इन टोटल होल्डिंग को जोड़ लें तो इन सभी देशों की होल्डिंग 23,927 टन बनती है। लेकिन खबर तो अब है विकास, क्योंकि बिल्कुल खबर अब जाननी चाहिए, इसलिए आपको पसंद आएगी बिल्कुल। और ये खबर ये है कि वो टॉप 10 देश जिनके पास इतना सोने की होल्डिंग है, अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत इन टॉप 10 देशों में है ही नहीं। तो हम आपको बता देते हैं, भारत सोना होल्डिंग में सुपरस्टार है। कैसे सुपरस्टार रंजीत? सुपरस्टार ऐसे है कि भारतीय महिलाओं के पास जो सोना है वो 25,488 टन है, जो टॉप 10 देशों से भी ज्यादा है विकास। देखिए, 25,488 टन यानी कि 25,500 टन सोना आपके घरों में, अलग अलग घरों में रखा हुआ है। और टोटल होल्डिंग है टॉप 10 देशों की वो 23,927 टन ही है। तो उससे भी करीब 1,500 टन सोने की होल्डिंग भारत में है। तो टॉप 10 देशों को अगर मिला दें तो भी भारतीय महिलाओं के पास उन टॉप 10 देशों से ज्यादा सोना इस वक्त मौजूद है। और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगली खबर रंजीत। हरियाणा में हाईवे पर एक रईसजादे की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक फॉर्च्यूनर कार में सवार युवक ने गुंडागर्दी दिखाई और हरियाणा रोडवेज की बस के सामने अपनी फॉर्च्यूनर कार लगाकर हथियार लहराने लगा। रिपोर्ट देखिए। फॉर्च्यूनर कार और उसमें बैठकर पिस्टल लहराता ये कार सवार, ये कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये हरियाणवी स्टाइल में दबंगई की तस्वीरें हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर कार सवार पिस्टल लहराकर गुंडागर्दी दिखा रहा है। हरियाणा रोडवेज की बस को देखकर इस रईसजादे का दबंगई दिखाने का दिल हुआ। फिर क्या था, रईसजादे ने रोडवेज बस के सामने कार लगा दी, पिस्टल लहराई और सड़क को अपना पर्सनल रनवे बना डाला। पिस्टल दिखाने की ये घटना सोनीपत के गोहाना रूट पर हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार चालक बार बार बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। रईसजादे से परेशान होकर बस ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे लगाया, यात्रियों के साथ मिलकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो भागने की फिराक में फॉर्च्यूनर कार दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया और कार के आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। तो सड़क पर दादागिरी का इनाम तुरंत ऊपर वाले ने दे दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सड़क पर गाड़ियां चलाते वक्त ट्रैफिक और लाल बत्ती से परेशानी होना तय है। अगर लाल बत्ती पर थोड़ा समय ज्यादा रुकना पड़े तो टेंशन भी होता है। अगर किसी ने टेंशन कम करने के लिए लाल बत्ती तोड़ी तो चालान कटना भी तय है।
लेकिन इंदौर की महिला ट्रैफिक कांस्टेबल की सुरीली ट्रैफिक कंट्रोल को देखेंगे तो आप लाल बत्ती तोड़ने की कभी नहीं सोच सकते। देखिए रिपोर्ट। किसी राह पे, किसी मोड़ पे, सुरीली आवाज, पे, किसी मोड़ पे, ट्रैफिक रूल तोड़ना भूल जाएंगे आप। सिग्नल तोड़ कर मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इंदौर की महिला ट्रैफिक कांस्टेबल का ट्रैफिक रूल को कंट्रोल करने का सुनिए खास अंदाज। मेरा दिल कहे हेलमेट लगाओ, मेरा दिल कहे सीट बेल्ट लगाओ, शराब न पियो, मोबाइल ना चलाओ, हमें ही खबर सब करती हो, पर जान का है ये सवाल। और कर्ज का बोझ कई बार जानलेवा साबित होता है। उत्तर प्रदेश के कपड़ा कारोबारी ने इसी से परेशान होकर खुद को भी मारा और पूरे परिवार को आत्महत्या के लिए तैयार कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को कमरे में जहर की खाली शीशी मिली है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। कपड़ा कारोबारी शोभित पर लोन का बोझ था, जो धीरे धीरे इतना भारी हो गया कि उसने अपनी पत्नी शुचिता और 16 साल की बेटी ख्याति के साथ मिलकर जहर खा लिया। यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। लखनऊ के अशरफाबाद में रहने वाले शोभित ने अपने भाइयों से बताया कि वो नेपाल जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ तो रिश्तेदार घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए। अभी पता चला है कि एक सुसाइड नोट है, लेकिन अभी उसको देखा नहीं गया है। फील्ड यूनिट आने के बाद ही उसको टच किया। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस इस मामले में आत्महत्या के एंगल से तो जांच कर ही रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घर में जांच कर इस मामले में ये भी तलाशने की कोशिश की है कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड सिनेमा की। हेरा फेरी 3 को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि परेश रावल और अक्षय कुमार कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन अब दोनों के बीच ऑल इज वेल है और परेश ने हेरा फेरी 3 का वो हिस्सा बन गए हैं। प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल को लेकर एक खुशखबरी है। परेश रावल एक बार फिर बाबूराव बनकर इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। परेश रावल ने एक पॉडकास्ट में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, ऑडियंस के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऑडियंस ने हमें बहुत सराहा है और हम चीजों को हल्के में नहीं ले सकते। मेहनत करके उनको अच्छी फिल्म दो, इसलिए मेरा मानना था कि सब साथ में आए, मेहनत करें और कुछ नहीं। सवाल ये कि इतना विवाद बढ़ने और कोर्ट केस तक होने के बाद परेश रावल ने फैसला क्यों लिया? फिल्म समीक्षक मानते हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। परेश रावल ने क्रिएटिव डिफरेंस के चलते फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ दी थी। इसकी घोषणा भी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान की थी, जिसके बाद फिल्म के निर्माता अक्षय कुमार और उनकी टीम ने परेश रावल को लीगल नोटिस भेज दिया। परेश रावल ने भी फिल्म का साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए 5% ब्याज के साथ लौटा दिया। लेकिन अब नए सिरे से हेरा फेरी होगी।